हरे कृष्ण बच्चों। हरे कृष्ण। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे हों, और शायद मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर आपकी कमांड भी आ रही होगी। जो फैक्चुअल पॉइंट है हमारे, ये जो इतना लंबा हो गया बच्चों, सिर्फ आपके लिए ही हुआ है यार, देखो आपके लिए, है ना। कि कहीं से भी अब आपको कुछ एक्स्ट्रा ये करना ना पड़े कि यार इसे नोट करना है, इसे नोट करना है, इसे नोट करना है। अगर आप ढंग से सारे वीडियोस को देख लें, जितनी भी मैंने यहाँ पे वीडियोस डाली हैं, अगर आप उन सबको बहुत अच्छे ढंग से देख लेंगे, आप यकीन मानना आपका कोई क्वेश्चन हार नहीं जाने का। कोई भी क्वेश्चन, एट मीन्स कि अगर हमारे पास 100 क्वेश्चन है तो आप आराम से उसमें से 80 से 85 क्वेश्चन करने लायक बन गए हैं। देखो 10-12 क्वेश्चन 100 में बोला है मैंने, तो यार बनते भी छूट जाते नहीं, तो आप 80 से 85 क्वेश्चन कर जाते हो। आज हम अपनी फैक्चुअल क्लास को लगभग लगभग क्या, आज हमारी फैक्चुअल क्लास का अंत है। जो कल आपको वीडियो मिलेगी उसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन आंसर के अगले दिन जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम ऋग्वेद, यानी कि बस आज का खेल और है, और कल की बात क्वेश्चन आंसर डिस्कस, उसके बाद सीधा ऋग्वेद पे हम आएंगे। और तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। अच्छा, एक चीज समझना, अगर सब बच्चों ने अच्छे से नोट्स करा हो, तो क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे ढंग से कर जाएंगे, और जिसने नहीं करा होगा भगवान जाने फिर उसके बारे में, है ना भाई। तो अगर मन लगा के पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन पक्का आएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास को अपना। दैमाबाद। दैमाबाद से पहले मैंने आपको देखो क्या क्या करा दिया था। मैं आपको तो क्लास इसमें से पर्सनल बच्चों को रखना है। मैं देख लूँ जरा सारी क्लास है ना, पहले आपकी गढ़ी सही है, आपकी गढ़ी के बाद है रोपड़, रोपड़ सही है, फिर भारत, पालामवीरपुर, हुलास, भगवानपुर सही है, सिनौली सही है, सिवली, भगवानपुर, हुलास, पालामवीरपुर, ठीक है बच्चों, सब ठीक है। तो बस लास्ट क्लास चलते हैं हम अपना जैमाबाद पर। ठीक है। अब जैमाबाद देखो क्या ढंग से दिख रहा है ये आप लोगों को, मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ इसे तो सारा दिखता है। अब आपका क्वेश्चन बन गया यहाँ से। जो बच्चे क्लास को जब नोट करेंगे तो जैमाबाद पहले ही सोचना कहाँ बताया था मैंने, स्टार्टिंग में बताया था जैमाबाद महाराष्ट्र, है ना। एक बार भाई ठीक दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सही दिख रहा है। तो जैमाबाद है बच्चों महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में परवरा नदी के बाएं किनारे पर जैमाबाद है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु है। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है जैमाबाद। पेपर में आएगा जैमाबाद कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में, है ना, अहमदनगर जिले में। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यही है ना। जैसे जम्मू कश्मीर में क्या बता था, मांडा उत्तरी बिंदु, और ये दक्षिणतम बिंदु जैमाबाद। यहाँ से रथ चलते हुए मनुष्य के साक्ष्य मिले हैं। तो जैमाबाद यहाँ से रथ चलाते हुए, चलते हुए चलाते हुए बताइए, चलाते हुए यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? जैमाबाद से। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा बनेगा, रथ चलाते हुए मनुष्य के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, आप आंसर करेंगे जैमाबाद से मिले। ठीक है, आगे आ जाते हैं जैमाबाद पर। आज की ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, फटाफट छोटे छोटे पॉइंट है आपके खत्म हो जाएगा। देखें बस जैमाबाद में वही था, ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, बस वही था। राखी गढ़ी, स्क्रीन शॉट ले लें इसका भी, पहले इसका ले लें, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब ठीक आ रहा होगा ये। हाँ देखो, तो जो राखी गढ़ी है, वो नवीन शोधों के अनुसार राखी गढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल होता है। जो नए शोध हुए हैं, जो नए रिसर्च हुए हैं, उसमें बताया है कि जो राखी गढ़ी है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ध्यान रखेंगे राखी गढ़ी के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल नवीन शोधों के अनुसार राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी, ठीक है। अच्छा, जो इसका स्क्रीनशॉट मिले राखी गढ़ी का, ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, तो राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अच्छा, राखीगढ़ी के बारे में मैंने पूरा पढ़ा रखा है, तो राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है ये सब आप मुझे बताएंगे।
कमेंट एक सब आपको बता, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। सही दिख रहा होगा, एक बार देखने से। रोपड़ है बच्चों पंजाब में, सतलुज नदी के बाएं तट पर। ये दाया बाया, बाया मतलब लेफ्ट, बाया मतलब लेफ्ट, सतलुज नदी के बाएं तट पर रोपड़ स्थित है पंजाब में। याद रखें, रोपड़ कहाँ है? पंजाब में, सतलुज नदी के बाएं तट पर। आधुनिक नाम क्या है इसका? रूपनगर। आधुनिक नाम क्या है रोपड़ का? रूपनगर। और इसकी जो खोज की थी रूपनगर की, बीबी लाल ने की थी। बीबी लाल ने 1950 में की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने भी इसमें योगदान दिया है। यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है, दोनों याद रखेंगे, यज्ञदत्त शर्मा भी और ये। मेन तो आएगा रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब, ठीक है, सतलुज नदी के किस किनारे? बाएं किनारे। कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। और मानवीय समाधान व कब्र के नीचे कुत्ते का शव भी मिला। चौंकाने वाली बात है ये कि कुत्ते का शव भी मिला, जो हमें पाषाण काल में हमने देखी थी कुत्ते के कब्र के साक्ष्य, तो वो साक्ष्य हमें कब्र के नीचे कुत्ते के साक्ष्य भी मिले हैं। ध्यान रखना, मानवीय यानी मानव को दफनाने का साक्ष्य मिला है, और उसके नीचे कब्र के नीचे कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? रोपड़ से, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, ये एक साथ ही है, छोटे छोटे से मैंने एक साथ कवर कर दिए हैं। एक साथ कवर कर दिए थे मैंने, देखो सही दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। एक बार उसका राखी गढ़ का स्क्रीनशॉट ले लें, रोपड़ का सर। नेक्स्ट आ जाओ, आलमगीर को उत्तर प्रदेश की मेरठ में स्थित हिंड नदी के किनारे स्थित है। बर्तनों पर त्रिभुज, गिलहरी के चित्र आदि यहाँ से मिले हैं। बर्तनों पर त्रिभुजाकार आकृति मिली है, गिलहरी के चित्र भी यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? आपके आलमगीरपुर से। बहुत सारी चीजें हैं, अब इतने सब मैंने लिखा नहीं है कि वो इतना याद करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, पर इनको आप बार बार पढ़ लें तो आप अच्छे से इन्हें कवर कर सकते। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है कौन? आलमगीरपुर, और हिंड नदी के किनारे स्थित है। हम भी उत्तर प्रदेश के मेरठ में ही रहते हैं, ठीक है, और हमारा कोचिंग भी यही है मेरठ में। श्री चैतन्य कंपटीशन पॉइंट कोचिंग का नाम है, और मेरा नाम मोहित शाह है, ठीक है। तो ये एक बार और रिपीट कर दिया, बहुत दिन हो गए थे बोला नहीं था, तो कुछ बच्चे नए जुड़े हैं तो उन्हें पता चल जाएगा इस तरीके से ना। तो ये उत्तर प्रदेश में ध्यान रखें, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, मेरठ और हिंड नदी के किनारे। नेक्स्ट है हुलास। जो हुलास है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। हुलास कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। बस नाम याद रखेंगे, ये सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल है। भगवानपुर है, भगवानपुर, ये आया हुआ क्वेश्चन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे पर भगवानपुर, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, और सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे पर। खोज जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी, ध्यान रखेंगे, जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। और हरियाणा के कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे, ये तीनों पॉइंट खत्म होते हैं। ये बाद आता है हमारा इसके बाद कुछ फैक्चुअल पॉइंट उन्हें लिखवाऊंगा, आप उन्हें लिख लेना, ठीक है। लास्ट है हमारा सिनोली। लास्ट है सिनोली, एक बार इसे देख ले, दिख रहा है सबको? चेक कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है। सिनोली, जो सिनोली था बच्चों, वो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील में स्थित है। सिनोली उत्तर प्रदेश का बागपत जिला पड़ता है, उसके बारोट तहसील में स्थित कहता है सिनोली। यहाँ खुदाई हुई थी लगभग 2018 में खुदाई की थी। ये कहाँ स्थित है? यमुना नदी के बाएं किनारे स्थित। ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है कि 2018 में किस स्थल की खुदाई की गई है, तो आप आंसर बताएंगे सिनोली की। कहाँ है? बागपत जिले, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है। यहाँ से 125 मानव समाधान के साक्ष्य मिले, मानव को दफनाने के साक्ष्य मिले 125। यहाँ 3 रथ, ताबूत, तलवार और हेलमेट भी मिला है। ये 2000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं, 2000 ईसा पूर्व के आसपास के बताए गए, सारी चीजें वहां से उपलब्ध हुई हैं। समाधान 4000 वर्ष पुराने हैं, बताया गया कि जो समाधान मिले हैं वो 4000 वर्ष पुराने हैं। चावल, उड़द की दाल आदि के साक्ष्य भी यहाँ से पाए गए हैं। तो सिनोली जो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है, 2018 में खुदाई करवाई है ना, और यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, और 125 मानव समाधान मिले हैं जो क्या बोलते हैं 4000 वर्ष पुरानी है। ये चीजें इसमें ध्यान रखनी है आप लोगों को। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा होता है।
और इसमें कुछ अब बचा भी। अच्छा बच्चों एक चीज अब समझना, कुछ लिखवाने वाले पॉइंट थे तो मैं बता देता हूँ। सिनोली समझ में आ गया ना? मेरे हिसाब से अब लास्ट था यार, ये फैक्चुअल पॉइंट थे तो अब आपको ये याद ही करने हैं। उत्तर प्रदेश का बागपत, इस तरीके से सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। 3 रथ मिले हैं, ताबूत मिला है, तलवार और हेलमेट के साक्ष्य मिले हैं। ये सब याद रखने वाली चीजें याद रखने, मेन तो नाम है बस सिनोली कहाँ है इसको कर लेता काम है इससे। अब आगे सुन, मैंने आपको एक चीज करवाई थी, अगर आपको याद हो, दफनाने के 3 प्रकार बताए थे मैंने। एक तो बताया था पूर्ण समाधिकरण, अगर याद हो तो, नहीं याद हो तो ध्यान करना कहाँ कराया था पूर्ण समाधिकरण। एक कराया था आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, और एक कराया था दाह संस्कार, एक कराया था दाह संस्कार। अच्छा ये तीनों में क्या अंतर था? जो पूर्ण समाधिकरण था उसमें मनुष्य के संपूर्ण शरीर को दफना दिया जाता था, संपूर्ण शरीर मिट्टी में दफना दिया जाता था, जैसे कब्र होती है ना, हम कब्र बनाना, तो कब्र बनाने को बोलते थे पूर्ण समाधान। अब आंशिक समाधान क्या होता था? आंशिक समाधान ये होता था बच्चों, ये लोग क्या सोचते थे कि शव को ऐसे ही छोड़ देते, अब उस शव को पशु पक्षी खा लेते, जो बचा हुआ शव होता था उसको फिर ये दफना देते थे, इसे बोलते थे आंशिक समाधान। यानी कि जो पशु पक्षियों को खाने के बाद बचता था जो शेष भाग, उसको भूमि में दफना दिया जाता था। मतलब कि जैसे जो कोई व्यक्ति मर गया, उसे ऐसे ही छोड़ दिया, अब उसे पशु पक्षियों ने खा लिया जितना खाना था, उसके बाद क्या करा, पशु पक्षी खाने के बाद जो बचा कुचा था उसको दफना देते। ये बोलते थे आंशिक समाधान। पूर्ण समाधान भी समझ में आ गया, आंशिक समाधान भी समझ में आ गया। और एक था इसमें आपका दाह संस्कार। दाह संस्कार तो वही जलाना, जो क्रिया करते थे जलाने की, वो दाह संस्कार बोलते थे। तो ये तीनों चीज यहाँ पे थी। अच्छा इसके साथ ना कुछ फैक्चुअल पॉइंट है, आप उन्हें लिख लो, है ना, आप उन्हें लिख लो जैसे मैं बताता हूँ। अच्छा इनके स्क्रीनशॉट ले लिए थे क्या आप लोगों ने? इसका ले लो, इसका ले ले, रोपड़ का भी ले, बाकी का भी, और डेमो। हो गया पूरा हमारा काम। अब लिखेंगे, लिखें, सिंधु सभ्यता का प्रमुख खेल क्या था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख खेल क्या था? आंसर लिखेंगे पासा। जो प्रमुख खेल था वो था पासा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की प्रमुख खाद्यान्न क्या थी? खाद्यान्न मतलब खाने योग्य फसल जो थी। सिंधु सभ्यता की प्रमुख खाद्यान्न क्या थी? आंसर लिखेंगे गेहूं और जूं, गेहूं और जूं। नेक्स्ट लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता ने सबसे पहले जो कृषि की थी वो किसकी थी? जो खुद की थी उनकी, सबसे पहले कृषि किसकी की थी? आंसर लिखेंगे कपास, कपास। तो भोजन क्या था? गेहूं जो, गेहूं और जौ। उगाया क्या था? कपास। खेल क्या था? पासा। नेक्स्ट, जो आपका क्या बोलते हैं ये, कुबड़दार ऊंट, कुबड़दार ऊंट है, ये कुबड़दार ऊंट जिसके ऊंट पे कुबड़ जाता है, तो कुबड़दार ऊंट कहाँ कहाँ से मिला है? वो था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और सुरकोटड़ा। कुबड़ वाला ऊंट कहाँ कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा एंड सुरकोटड़ा, इन 4 जगहों से कुबड़ वाला सांड मिला है। नेक्स्ट, घोड़े के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं? घोड़े के साक्ष्य सुरकोटड़ा, लोथल, कालीबंगा। सुरकोटड़ा, लोथल, कालीबंगा, याद रखना है, आएंगे पेपर में। घोड़े के साक्ष्य कहाँ कहाँ से, कुबड़ वाला ऊंट कहाँ से, कपास की खेती क्या थी, ये सब। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग क्या था? वस्त्र। आंसर लगाएंगे वस्त्र। सिंधु सभ्यता सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र। सीप उद्योग, सीप, सीप, सीप उद्योग कहाँ कहाँ प्रसिद्ध था? लोथल और बालाकोट, लोथल और बालाकोट। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए कौन सा सिस्टम चलता था? सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए कौन सा सिस्टम चलता था? मतलब चीजें खरीदनी बेचने में क्या यूज होता था? बार्टर सिस्टम, इसी को कहते थे वस्तुओं का आदान प्रदान। कि आपके पास टमाटर है और मेरे पास चावल है,
तो मेरे से आप टमाटर ले लो और अपने चावल मुझे दे दो। ऐसा सिस्टम यहाँ चलता था। ठीक है, बार्टर सिस्टम कहते थे। क्या? बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट, हाथी के दांत के तराजू, हाथी दांत के तराजू कहां से मिले हैं? लोथल और मोहनजोदड़ो, लोथल और मोहनजोदड़ो। देखिए एक बार इन्हें जो लिखवाया मैंने फटाफट से। ये बच्चों, तो हाथी दांत के तराजू के पलड़े, हाथी दांत के तराजू के पलड़े कहां से मिले हैं? ये मिले हैं लोथल और मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, सिंधु काल में सर्वाधिक मोहरे किसकी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मोहरे किसकी थी? सेल खड़ी, सेल खड़ी की। सब समझा रखा है मैंने आप लोगों को। सेल खड़ी, सेल खड़ी की। ठीक है। नेक्स्ट, मोहरों पर सबसे ज्यादा किसके चित्र मिले हैं? तो एक श्रृंगी पशु के, एक श्रृंगी पशु के, एक श्रृंगी पशु के। मोहरों पर सर्वाधिक चित्र किसके मिले हैं? एक श्रृंगी पशु के, यानी एक सिंग वाले पशु के। नेक्स्ट, पशुपति की मूर्ति, यानी जो पशुपति की मूर्ति मैंने बताई थी, उस पशुपति की मूर्ति को रुद्र या शिव का रूप किसने कहा? पशुपति की मूर्ति को रुद्र या शिव का रूप किसने कहा? मार्शल, जॉन मार्शल। नेक्स्ट, ग्रिड प्रणाली को किस और नाम से जानते थे? जाल पद्धति, जाल पद्धति। यहाँ पे खत्म होती है हमारी क्लास और फिनिश होती है भाई सिंधु घाटी सभ्यता, एंड होता है इसका। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। जो चीजें हमारी बच गई हैं इन चीजों से उन्हें हम क्वेश्चन में खत्म करेंगे। बाकी एक दो चार्ट है, मैं क्वेश्चन के साथ ही उन चार्ट्स को आपको सेंड कर दूंगा, तो आप उन्हें नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ के इसके बाद अगर आपको पाषाण काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक कोई क्वेश्चन आता है, किसी भी पेपर में हो, यूपीएसआई में हो, आरबीएफएसआई में हो, यानी कि उत्तर प्रदेश का कोई आप पेपर दें, रेलवे का कोई आप पेपर दें, दिल्ली का कोई आप पेपर दें, एसएससी का कोई आप पेपर दें, जिसमें भी दें आप, जिस भी जनरल कॉम्पिटिशन आप देना चाहते हैं आप दें, आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। मैंने तो लगभग पूरी कोशिश करी है। आगे देखो सब भगवान के ऊपर है, आप मेहनत करेंगे, भगवान के साथ चलेंगे तो कामयाब होते चले जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो दम करके, दम लगा करके मेहनत करें, आगे बढ़ते चलें, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो मैं तो यही कहूंगा, सफलता के बस 3 ही मंत्र हैं, मेहनत, मेहनत और मेहनत। अगर आप दिन न देखते ना रात देखते, मेहनत करने में जुट गए हैं, काम समझे। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। हरे कृष्णा।